कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, वो हर योजना जवाहरलाल नेहरू, हर योजना इंदिरा गांधी, हर योजना राजीव गांधी, इसलिए इनके बारे में लोग खूब सारी बातें जानते हैं। वरना कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। आप कितने लोग जानते हो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में? बस इतना ही पता है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पूरा नाम ही नहीं पता। वरना जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो हमें अभी जानते हैं कि पापा कौन थे, मम्मी कौन थे, दिवस कब मनाया जाता है। जिसके बारे में बताया जाएगा सरकारों द्वारा उसी के बारे में पता रहेगा, जिसके बारे में नहीं बताया जाएगा उसके बारे में पता। देवगौड़ा भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, पर देवगौड़ा के बाद में आगे हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि देवगौड़ा की पीढ़ियों ने तो राज किया नहीं। देवगौड़ा की पार्टी आगे प्रधानमंत्री और बनाती तो देवगौड़ा के बारे में कुछ ना कुछ लिखवा देते। मत और तो शास्त्री जी के बारे में कितने जानते हैं? यदि शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ना हो तो शास्त्री जी की जयंती याद नहीं रहे। अक्सर कई बार लोग कहते हैं देखो महात्मा गांधी के चक्कर में शास्त्री की जयंती बुला दी गई। मैं कहता हूं भला मानो 2 अक्टूबर को है, महात्मा गांधी के चक्कर में शास्त्री जी की याद हो गई, वरना महात्मा गांधी की तो मनाते। शास्त्री की यदि 2 की जगह 7 या 10 होती तो शास्त्री की कोई नहीं जानता। लोग बताओ फिर देखे कि अपने नरसिम्हा राव की जयंती कितने लोग जानते हैं कि कब आती है जयंती? देवगौड़ा की जयंती कब आती है? आई के गुजराल की जयंती कब आती है? प्रधानमंत्री तो बने थे भारत के, तो वैसे शास्त्री जी बन के रह जाते। पता उन्हीं के बारे में चलता है जिनके बारे में सरकारों द्वारा बताया जाता है। आज सरकारें यह है, उस टाइम की सरकारें वो थी। आई बात सिंपल सी। ये मैं कहता हूं बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में फिर भी योजना वगैरह शुरू हो गई, वरना वाजपेयी को नहीं जानते आगे आने वाली पीढ़ी कि कौन था कौन नहीं था। तो जब आपकी पीढ़ियां, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा राज करेगी तभी आपके बारे में चीजें पता चलेगी, वरना चीजों को पता। ये बीजेपी आई तो बीजेपी ने योजना निकाली दीनदयाल उपाध्याय, तो लोगों ने कहा है कौन है, हम तो जानते ही नहीं। तो बीजेपी ने कहा नहीं साहब, पहले हमारी पार्टी थी जनसंघ, और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय थे। तो इतने साल तक हमने नहीं जाना। बीजेपी ने कहा इतने साल हमारा राज ही नहीं था, राज कांग्रेस का था, कांग्रेस का राज था। तो कांग्रेस दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर क्यों चलाएगी योजना? ये बीजेपी एक योजना बता दो इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे चलाती हो तो। मैं कहता हूं इनका यदि 50 साल और लगातार रह जाए तो भाई राजतंत्र जैसा नहीं, लोकतंत्र चेंज हो सकता है, 5 साल बाद में चेंज हो जाए। यदि राजतंत्र हो और आगे इन्हीं का राज रहे तो लोग भूल जाए इंदिरा गांधी राजीव गांधी नाम के लोग इस दुनिया पर पैदा हुए थे। सारी बिल्डिंग खत्म कर दो, नए नाम लगा दो वहां पर, इतने में खत्म हो जाएगी चीजें अपने आप में। तो आगे चंद्रसेन की पीढ़ियां राज नहीं कर पाती है, इसलिए चंद्रसेन के बारे में जानकारियां नहीं है। उदय सिंह की पीढ़ियों ने राज किया और वो मुगलों के सहयोगी थे। चंद्रसेन मुगलों का क्या था, इसलिए चंद्रसेन क्या कहा जाता मारवाड़ का, है ना? ये तो रेऊ है जो इसको बाहर निकाल रहा है, वरना तो भूला हुआ ही रहता। बीएन रेऊ नहीं आते, और बीएन रेऊ यदि चंद्रसेन वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो कुछ भी पता ही नहीं चलता हमें चंद्रसेन के बारे में क्या। अभी तक भी चंद्रसेन के बारे में खूब सारी चीजें हैं जिनके बारे में कोई जानकारियां नहीं, और अपने डंके डंके इतिहासकार इतनी मूर्ख बातें करते हैं जिसकी हद नहीं। अक्सर मैं बड़ा यूं हंसता हूं इन बातों पे कि कोई आदमी आकर देता है महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे अकबर के खिलाफ। जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे राजस्थान के सब राजा मुगलों के साथ में खड़े थे। मारे सब कहां खड़े थे? ये 2-4 आमेर जैसलमेर बीकानेर वालों को गिन के तुम सब कहते हो। चंद्रसेन उसी टाइम में लड़ रहा है, उसी टाइम में डूंगरपुर वाला आस्करण और बांसवाड़ा वाला प्रताप सिंह है, उसी टाइम में जालौर का ताज खान है, उसी टाइम में सिरोही का सुल्तान है, उसी टाइम में ईडर का नारायण दास है। सारे के सारे तो मिले में। और मतलब अभी लॉकडाउन में और एक ख्यात पढ़ रहा था, पुरानी एक ख्यात पढ़ रहा था, उहड़ राठौड़ों की ख्यात है। उस उहड़ राठौड़ों की ख्यात में वर्णन है कि जैसलमेर के राजा हर राज मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? जैसलमेर के राजा हर राज। तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ वहां पर बैठने के लिए गए। बैठना समझते हो? कोई मर जाता था अपने वहां, तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ वहां बैठने के लिए गए। तो पहले यहां से वो ये मारवाड़ में मिलते हैं। प्रताप यहाँ मेवाड़ से मारवाड़ आता है, चंद्रसेन मारवाड़ में था। यहां से दोनों जाते हैं आबू। आबू में वहां पर देवल रहते थे, देवल राजपूत थे, प्रतिहारों की एक ब्रांच है देवल। देवल महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। देवल आबू के अंदर वहां पर मुगलों को परेशान कर रहे थे, इसलिए महाराणा प्रताप चंद्रसेन देवल गए, और देवल जाके वहां आबू गए। आबू में देवलों को राणा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? महाराणा प्रताप ने कहा मैं राणा हूं, इसी प्रकार तुम भी मुगलों से लड़ रहे हो तो तुम भी यहाँ के क्या हो? राणा। फिर दोनों वहां से देवलों के उस प्रतिनिधि को साथ में लेके जैसलमेर गए। हर राज के वहां पे घर पे बैठे। जाने से पहले वो नागाना गए, नागणेची माता के मंदिर में दोनों ने धोख लगाई। फिर हर राज के गए, हर राज के बैठे। बैठने के बाद में चंद्रसेन वापस सिवाना की तरफ चला गया, प्रताप सिंध की तरफ गए, सिंध में जाके मुगलों का कैंप लूटा और वहां से वापस आ गए। ख्यात की साफ साफ लाइन है, पूरे ख्यात का पैराग्राफ है, पुरानी पुरानी लिखी हुई ख्यात है। अब किसी इतिहासकार का इस ख्यात पे ध्यान नहीं पड़ी तो इतिहासकार कोई कहते कि प्रताप और चंद्रसेन तो मिले ही नहीं। प्रताप की बहन की शादी चंद्रसेन से की हुई है। रियल साले बहनों ही लगते हैं आपस के अंदर, तो रिश्तेदारी में मिल लिए होंगे, कभी शादी ब्याह में मिला बुला लिया होगा कि साहब हमारे ब्याह इसके अंदर है ना, उसके अंदर ही मिल लिए होंगे।
और तुम यार कुछ का कुछ ही बना दो। आरपीसी का साफ साफ सवाल है कि कौन से राजा की प्रताप से मुलाकात नहीं हुई, इनका उत्तर मना हुआ है चंद्रसेन। मुझे इन पे हंसी आती है कई बार कि यार तुम्हारे पेपर बनाने वाले का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड रख लिया करो थोड़ा। इसलिए वो जो कल आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे कौन आप में से कि राठौड़ों का पहला राजा कौन था, तो इनको इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इन्होंने कहा हमारे बारे में से बता, इनको सिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जब सवाल ही दे रहे हो राठौड़ों का पहला राजा कौन था, तो सिया था। आपने सिया ऑप्शन नहीं दिया, अब आपने 4 बना दिए। फिर इनको कोई ऑब्जेक्शन करे थे, इन 4 में से पूछा था हमने तो पहला। अरे पहले का मतलब तो वही होता है ना जो सबसे पहले बनता है। तो अपने भूंगड़ है सारे के सारे ढंग से, न तो इनको इतिहास पढ़ना आता है न इनको इतिहास लिखना आता है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि यार इतिहास की बेसिक समझ जो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए ना, वही अपने न तो स्टूडेंट में विकसित हो पाती क्योंकि टीचर ही नहीं मिलता अपने को वैसा, न अपने टीचर के अंदर वो समझ हो पाती क्योंकि अपनी किताबें वैसी नहीं है, न किताबों में वो समझ है क्योंकि इतिहासकारों को आता ही नहीं कुछ। और अपने इतिहासकार रोमिला थापर जैसे लोग हैं बाद में, जिनको ये लगता है कि भगवान कृष्ण पहले हुए थे, राम जी बाद में हुए थे, अशोक पहले हुआ था और युधिष्ठिर ये जो हुए थे ये उसके बाद के अंदर, महाभारत उसके बाद में हुई थी। जिस आदमी का दिमाग इस दिशा में चलने लग जाए उससे आप उम्मीद करोगे हिस्ट्री अच्छी लिख देंगे। और आप किसी ढंग के स्टोरियन को, आज भी जो स्टोरियन उनको पूछो कि भाई ये जो रेफरेंस उठाया कहां से उठाया, वो कहता रोमिला थापर ने लिखा। अरे वही तो गलत लिख गई, नींव ही गलत पड़ गई तो आगे हिस्ट्री को सुधारा भी कैसे जा सकता है। तो रेव वगैरह का फिर भी थोड़ा योगदान है कि चंद्रसेन के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख के चले गए, वरना तो कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता है एक राजा जिसने लगातार 12 साल तक मुगलों से लड़ाइयां की है, आप देख लो दुर्भाग्य क्या है कि हमें एक भी युद्ध नहीं पता उसका। देखो मैंने आपको एक पन्ना भरा है, एक भी युद्ध का नाम नहीं लिखा, वरना प्रताप के बारे में तो पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का, क्योंकि उसके वंशजों ने आगे राज किया तो वो लिखवा गया हल्दी घाटी में जीते, दिवेर में जीते। यहाँ चंद्रसेन के बाद में युद्ध ही नहीं पता। लड़ाई की तो कहां लड़ाई की, कौन सी जगह लड़ाई की, कोई युद्ध का नाम तो पर पता ही नहीं। उसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की नहीं थी, तो इसका मतलब लड़ाई तो कर रहा है पर हम युद्ध भी नहीं जानते उसके। धीरे धीरे चंद्रसेन को तो खंगालने की आवश्यकता है। ये तो आरपीसी का एक मामले में बहुत अच्छा प्रशंसक हूं कि आरपीसी ने चंद्रसेन के सवाल पूछ पूछ के कम से कम अपने को यह तो बाध्य कर दिया कि चंद्रसेन को पढ़ाओ और पढ़ो। कि भाई उसने भले इतना ही पूछा हो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, कि चंद्रसेन को। अब इस चक्कर में अपने को एक पन्ना पढ़ना पड़ गया। अब लगता है पिछली बार मारवाड़ का प्रताप पूछा था, अगली बार कहीं ये पूछ ले मारवाड़ का भूला बिजरा राजा किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा। अगली बार को ये पूछ ले सिवाना के किले पर कब्जा करने वाले मुगल सेनापति का नाम क्या था तो बताना पड़ेगा। तो कम से कम 10 सब बात पढ़ते तो है। तो चंद्रसेन तो आप जब कंपटीशन वाले बच्चे चंद्रसेन के बारे में पढ़ते तो ऊपर बैठ के पुष्प वर्षा करता होगा आप पे कि मेरे तो परिवार वालों ने याद नहीं किया, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे माता पिता जो याद तो कर रहे हैं कम से कम। मालदेव के सबसे बड़े बेटा था उसका नाम था राम, क्या नाम था। फिर एक बेटा था उसका नाम था उदय सिंह, फिर एक बेटा था उसका नाम था चंद्रसेन। बड़ा बेटा कौन है, राम के बाद में, उदय सिंह के बाद में। मालदेव ने इसको राजा नहीं बनाया, राम को राजा नहीं बनाया, उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाया, वो इन दोनों को बाईपास करके राजा किसको बना गया। तो कौन कौन से 2 भाई नाराज होंगे बताओ देखे, एक तो होगा राम और एक कौन सा उदय सिंह। तो राम चंद्रसेन के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, तो चंद्रसेन और राम के बीच में युद्ध होता है नाडोल का युद्ध। कौन सा होता है, नाडोल कहां पड़ता है आपका, पाली। उधर उदय सिंह ने लड़ाई छेड़ दी। उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच में जो युद्ध होता है वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है लोहावट। कौन सी जगह, लोहावट। कहां पे पड़ता है लोहावट, जोधपुर में। चंद्रसेन दोनों भाइयों को हरा देता है, दोनों हार गए, पार पड़ी नहीं। तो राम चला जाता अकबर के पास। राम कहां चला जाता, अकबर को। और अकबर को जाके उसने कहा कि बादशाह अकबर, मैं मालदेव का सबसे बड़ा बेटा हूं, लेकिन पिताजी मेरे को राजा नहीं बना के गए, हमारे तीसरे भाई चंद्रसेन को राजा बना गए, तू हमारी सहायता कर। अकबर को मजा आ गया क्योंकि मालदेव शक्तिशाली राजा था, इसलिए अकबर की मालदेव पर आक्रमण करने की कभी भी हिम्मत नहीं हुई। अब तो मालदेव के खुद के बेटे लड़ रहे हैं, तो एक तो मौका मिल रहा है। फिर एक बेटा तो उसके पास ही आया बेटा, उसने कहा राम पक्की सहायता करेंगे, चिंता मत कर। और अकबर अपना एक सेनापति भेजता है इधर, हुसैन कुली बेग। कौन सा सेनापति भेजता है, हुसैन कुली बेग नाम का एक सेनापति भेजा उसने 1564 में। कब भेजा, 1500। कौन से सेनापति को, हुसैन कुली बेग। किसकी सहायता के लिए, राम की सहायता। किसके खिलाफ आक्रमण करने के लिए, चंद्रसेन को लगा यार पार पड़ेगी नहीं अपनी, और उधर से बड़ी सेना आ रही, क्यों पंगा ले, नया नया राजा बने। चंद्रसेन जोधपुर खाली करता है और जालोर में एक जगह पड़ती है भाद्राजोन। कौन सी जगह, चंद्रसेन चुपचाप अपने कहां जाके बैठ जाता है, भाद्राजोन। अकबर इधर कहां पर कब्जा कर लेता है, जोधपुर। इधर 1570 आ गया, अकबर अजमेर आया हुआ था। अकबर कहां पर आया हुआ,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर धोख लगाने के लिए अकबर कहां पर आया हुआ है? अजमेर। अकबर इस दरगाह पे 14 बार आके गया था। कितनी बार आके गया? और इस दरगाह को उसने 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? कि भाई इन 18 गांव की जो भी इनकम आएगी अकबर नहीं रखेगा, वो इनकम कौन रखेगी? दरगाह। कितनी बार पैदल आके गया? कितनी बार आके गया यहाँ पे? 14 बार आके गया। कितने गांव दान में देके गया? एक बार ऐसा है, वो कब आया हुआ था यहाँ पे? 1570। कहां पे आया हुआ है? अजमेर। उस साल अपने भयंकर अकाल पड़ा हुआ। राजस्थान में अकाल ज्यादा पड़ते ही थे, उस साल और भयंकर अकाल पड़ा हुआ। अभी होता है ना कई बार, मान लो अपने कोई बड़ा नेता आया हुआ अपनी कॉलोनी में, तो कॉलोनी वाले सारे जाते हैं, साफ सड़क बनवाओ, हमारे लाइटें नहीं, लाइटें लगवाओ। तो पहले बड़े नेता ये राजा महाराजा होते, तो अकबर के पास में लोग गए और जाकर कहा कि बादशाह अकबर, हमारे अकाल पड़ा हुआ है, अकाल में सहायता तो कर दे यार थोड़ी। तो अकबर ने कहा ठीक है, बताओ क्या सहायता करनी है? यार चला अकाल राहत काम चला। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे राजाओं से बातचीत करता हूँ, तुम्हारे राजाओं से बातचीत करके कोई हल निकालते हैं। तो उसने अपने पश्चिमी राजस्थान के राजाओं के पास में मैसेज किए कि लो सारे नागौर राजाओं बैठ के बातचीत करेंगे। कहां पर आ जाओ? तो उसने अपना दरबार कहां पे लगा लिया? नागौर में दरबार लगा लिया। अब पश्चिमी राजस्थान में अपने 3 बड़ी रियासतें पड़ती थी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी थी? बीकानेर में राजा था कल्याणमल। राजा कौन है? ये आ गया। जैसलमेर का राजा था हर्राज। राजा कौन था? हर्राज। ये आ गया। इधर चंद्रसेन का एक भाई है ना, उदय सिंह, ये पहुंच गया। ये चंद्रसेन से पहले ही चला गया। ये गया उदय सिंह और इसने जाके, ये तीनों वहां पहुंचे पहले। कौन कौन? आपके बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राज और चंद्रसेन वाला भाई कि हाँ भाई बता अकबर, तेरा समाचार आया था कि नागौर आके मिलो, अकाल की कोई बात करनी है। अकबर ने कहा बैठो रे एक बार, चाय पानी पियो। अरे अकाल की बात तो करते रहेंगे, पहले ये बताओ तुम में से संधि कौन कौन कर रहा है? और अकबर ने कहा यार देखो, लड़ाई में कुछ ही नहीं पड़ा, लड़ोगे तो तुम्हारे भी घाटा और मेरे भी घाटा। मेरे घाटा कम होगा और तुम्हारे ज्यादा होगा। मेरे पास तो बड़ी सेना है, तुम मर जाओगे। वैसे तुम्हारे हर साल अकाल पड़ते हैं, खाने के तुम्हारे पास दाने नहीं है, कहां से इतनी सेना लाओगे? तो अपने संधि कर लेते हैं, तुम तुम्हारे राज करो, मैं मेरे राज करूंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। इन तीनों ने हाथों हाथ बात मान ली, इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली। तो कोई पूछेगा 1570 में नागौर में अकबर से कौन कौन संधियां कर लेता है? बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राज और चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। चंद्रसेन का भाई उदय सिंह अभी तक राजा तो है नहीं कहीं का, पर इसने संधि कर ली। ये बात हो गई पहले दिन। अगले दिन यहां पर आता है चंद्रसेन। चंद्रसेन को भी समाचार थे, अकाल की बात करने के लिए चंद्रसेन आया। चंद्रसेन को आते ही पता चला कि यहाँ पे तो अकाल की बात है नहीं, बात हो रही है संधि की। किसकी हो रही है? और उसे पता चला कि वो बात भी अपने भाई ने तो कर ली, उदय सिंह ने कर ली। तो उसको लगा अकबर से मिलने में क्या फायदा है, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो यहाँ पे है नहीं। तो चंद्रसेन अकबर से बिना मिले चुपचाप अपने बादराजून चला गया। कहां पे चला गया? तो अब कोई पूछेगा क्या चंद्रसेन नागौर दरबार में आया था? हाँ आया था। क्या उसने अकबर से मुलाकात की? नहीं। क्यों मुलाकात नहीं की? उसका भाई उदय सिंह पहले संधि कर चुका था और अकबर का झुकाव किसकी तरफ था? उदय सिंह। इसलिए चंद्रसेन चुपचाप वापस कहां चला गया? बादराजून। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा तुम यहां तक आओ और मेरे से मुलाकात नहीं करो। फिर उदय सिंह ने भड़का दिया कि साहब मैंने तो पहले ही कहा था ये सही आदमी नहीं है, आप तो मुझे राजा बनाओ। अकबर ने कहा तुझे राजा तो बाद में बनाएंगे, पहले इसका तो देखते हैं। तो अकबर अटैक कर देता बादराजून।